नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आज का एजेंडा में हम लेते हैं वो खबरें जो तय करती हैं आपके दिन का रुख, क्योंकि विश्वसनीयता और सटीक विश्लेषण के साथ खबरें दिखाना है डीडी न्यूज का दायित्व। तो आइए रुख करते हैं आज के एजेंडे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 2016 से धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। बिहार में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य की जनता ने एनडीए को दिया है जनादेश। कहा, प्रदेश में एनडीए बनाएगी सरकार। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत। इस बार सरयू तट के किनारे स्थित 24 घाटों पर 5,51,000 दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होगा दर्ज। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। और देश में मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। लोग बाजारों में बर्तनों के साथ ही सोने चांदी के गहनों की कर रहे हैं खरीदारी। कोविड के चलते बाजारों में भीड़ को संभालने के इंतजाम। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी धनतेरस की बधाई। तो आज के एजेंडे में सबसे पहले बात कर लेते हैं आयुर्वेद दिवस को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी आज जामनगर और जयपुर में भविष्य की दृष्टि से तैयार 2 आयुर्वेदिक संस्थानों को राष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्पित करेंगे। इन संस्थानों को आयुर्वेद की प्रगति और विकास में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ITRA जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में और NIA जयपुर को विश्वविद्यालय दर्जा हासिल करने वाले संस्थान के रूप में राष्ट्र को समर्पित करना न केवल आयुर्वेदिक शिक्षा के आधुनिकीकरण बल्कि परंपरागत औषधि के क्रमिक विकास में भी ये एक ऐतिहासिक कदम है। इससे उन आयुर्वेदिक शिक्षा के मानकों को उन्नत बनाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने के साथ साथ अधिक से अधिक प्रमाणों के लिए आधुनिक अनुसंधान में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए स्वायत्तता प्राप्त होगी। 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब रहकर जीवन जीना सिखाता है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का आधार है। 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद और उसके अद्वितीय उपचार सिद्धांतों की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये संस्थान आयुर्वेद की प्रगति और विकास में विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। आयुर्वेद एक स्पष्ट, संक्षिप्त, सहयोगी विज्ञान है और जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। लोगों को अपने मन और शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से संतुलन लाकर स्वास्थ्य प्रदान करता है। हजारों वर्षों से इंसान के स्वास्थ्य के लिए जितनी भी दवाइयां बनी हैं वो जल, थल, वायु, पानी से बनी हैं। और आयुर्वेदा जो हजारों वर्षों का ज्ञान है, वेदा है, आज भी हर आधुनिक दवाई में इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना हम अपने भारत की 3000 साल पुरानी इस विद्या को, इस वेदा को, इस वरदान को अपने भारत का, जिन्होंने हमें स्वास्थ्य प्रणाली दी है, जो हमारे बुद्धि, शरीर, ऊर्जा का संतुलन करती है। मैं आज भी हल्दी दूध पीता हूँ, आज भी मैं पंचकर्मा और आयुर्वेदिक क्रियाओं का पालन करता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और मैं खुश हूँ। मेरा सलाम है सभी उन गुरुओं को, उन चिकित्सकों को और उन शिक्षकों को जो आयुर्वेदा के द्वारा ये वरदान जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं, और खासकर आयुष मिनिस्ट्री को
There is tremendous wisdom in the healthcare traditions like Ayurveda. I have personally experienced the rewards. I regularly follow practices like sipping warm water throughout the day, inhaling steam once a day, and having my daily dose of Chyawanprash. I also have internalized some elements of Ayurvedic Discharya like Yogasana and dietary habits. I believe these Ayurvedic practices have helped me maintain general health and staying mostly clear of diseases. कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावित भूमिका इस वर्ष आयुर्वेदिक दिवस का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगी। ITRA जामनगर और NIA जयपुर को राष्ट्र को समर्पित करना न केवल आयुर्वेदिक शिक्षा के आधुनिकीकरण बल्कि परंपरागत औषधि के क्रमिक विकास में भी ऐतिहासिक कदम है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और इसी जो आज का एजेंडा की जो पहली खबर है उसी पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में जिस तरह से आयुर्वेद ने अपना अहम योगदान दिया, खास तौर पर अगर हम कोविड काल की बात करें, उस लिहाज से आज का ये दिन जब प्रधानमंत्री आयुर्वेद के लिहाज से दो संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, बहुत अहम होगा। जहाँ तक आयुर्वेद साइंस की अगर बात की जाए, ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर बात की जाए, क्योंकि जामनगर के अंदर इस संस्थान का खुलना और एक तरह से राजस्थान में जयपुर के अंदर इस संस्थान का खुलना, ये देश के अंदर रिसर्च को और आयुर्वेद के लिए जो एजुकेशन है उसको काफी बढ़ावा देगा। आजकल हमने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है कि लोगों का आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद साइंस के प्रति इंटरेस्ट काफी बढ़ा है। नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी हम देखें तो कई सारे फॉरेन स्टूडेंट्स ने अपनी रुचि जताई है कि कैसे वो आयुर्वेद की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। भारत कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता है, जिसको हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं। इसके तहत कई सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो आयुर्वेद की जो विज्ञान है, जो आयुर्वेद साइंस है, इसको पढ़ सके। देश में कई सारे आयुर्वेदिक संस्थान है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन के साथ साथ संबोधन करेंगे तो उनके संबोधन पर सबकी निगाहें होंगी कि आखिरकार आयुर्वेद को लेकर के उनका विजन क्या कुछ रहता है। क्योंकि अभी एक दिन पहले ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है डॉक्टर टेड्रोस, उनके साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ था उनका, जिस पर बातचीत इस बात पर हुई थी कि कैसे ग्लोबल कोलैबोरेशंस को बढ़ाया जा सके ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के और आयुर्वेद को लेकर के। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब खुद इस बात को मान रहा है कि आयुर्वेद का जो साइंस है, जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो आयुर्वेदिक साइंस है, इसको लेकर कोलैबोरेशन को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके, तो इसलिए ये जो दो इंस्टीट्यूट हैं जामनगर के अंदर और जयपुर के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जहाँ तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, जहाँ तक आयुर्वेद साइंस की बात की जाए, या बच्चों को एजुकेशन देने के लिहाज से अगर इस साइंस की बात की जाए, क्योंकि जो भारत का जो आयुर्वेदिक साइंस है, ये केवल हमारे शरीर को ही तंदुरुस्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक भी हम कह सकते हैं, इसको स्पिरिचुअल कहते हैं, उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट करता है। यानी कि कोविड के टाइम में हमने देखा इस चीज को। बिल्कुल, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद अपने आप में काफी अहम योगदान निभाता है, और खासतौर पर अगर हम किफायत के लिहाज से देखें तब भी आयुर्वेद जो है अगर उच्च गुणवत्ता वाला है तो कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होती है। बिल्कुल, और हमने देखा भी है आंचल इस बात को। अब कोविड पैंडेमिक के टाइम में देख लीजिए, एक समय ऐसा था जब कोविड की कोई दवा, अभी वैक्सीन कई अलग अलग स्टेजेस के डेवलपमेंट में, लेकिन कोविड का कोई श्योर ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे समय में दुनिया भर के अंदर इस बात को माना गया कि कैसे हम आयुर्वेद को, ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की वकालत मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे और कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे की है कि कैसे हम लोग आयुर्वेद के सहारे लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। चाहे वो काढ़ा पीने की बात हो, चाहे च्यवनप्राश की बात हो, हल्दी वाला दूध पीने की बात हो। तो कोविड पैंडेमिक के टाइम में भी आयुर्वेद ने काफी एक बेहतरीन रिजल्ट्स दिए, जहां तक इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात आती है, नंबर 1। दूसरा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, जहां तक आयुर्वेदिक साइंस की बात की जाती है। थर्ड, ये बहुत ही इकोनॉमिक इन नेचर है, यानी कि इसको हर कोई अपना सकता है। और ये हम ऐसे समय में आंचल, जब लोग एक तरह से मेंटल टेंशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम में देखा कि एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन हो, इस तरह की बीमारियां भी बहुत बढ़ी है। तो आयुर्वेदिक जो साइंस है, इन तरह की डिसीजेस को ट्रीट करने के अंदर भी काफी अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई दिया है। तो एक तरफ चाहे योग हो, चाहे भारत का आयुर्वेद हो, ये भारत का सॉफ्ट पावर भी कहा जा सकता है, और ये भारत का वो एक तरह से भारत की भूमिका में और भी इजाफा हो जाएगा ग्लोबल कोलैबोरेशंस के अंदर, जब आयुर्वेदिक साइंस एक तरह ग्लोबली अडॉप्ट किया जाएगा। और जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर के कह रहा है कि हम इस साइंस, आयुर्वेदिक साइंस के लिए और कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो दो इंस्टीट्यूट आज खुलने जा रहे हैं, ये ग्लोबल कोलैबोरेशंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके आयुर्वेदिक साइंस को लेकर के,
ये इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर हम ग्लोबल कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, अगर वो आगे आके हाथ थामती है तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में R&D को बहुत बढ़ावा मिलेगा, उच्च गुणवत्ता को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और खास तौर पे जो तमाम युवा हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं आयुर्वेद तो उसमें आगे निकलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें इसमें अहम योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे हम इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और दूसरी खबर जो हमने आज के एजेंडे में आपके लिए ली है वो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। बिहार में आज पटना की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के जो घटक दल है उनकी बैठक होने वाली है। चुनाव के नतीजों के बाद CM नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने अपना आदेश सुना दिया है, राज्य में NDA की सरकार बनेगी। तो बिहार की जनता का निर्णय है, लोगों ने जो उनके हाथ में ताकत थी, जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया, पुनः NDA को बहुमत प्राप्त हुआ है और NDA की सरकार बनेगी। तो बिहार चुनाव नतीजों में कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार NDA ने बहुमत के जादुई आंकड़े को छुआ और एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने की उनकी बारी आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी नीतीश सरकार की जीत का आधार वही वोट बैंक रहा जो पहले भी बिहार में NDA का भरोसेमंद वोटर रहा है। महिलाएं कैसे बनी NDA के लिए संजीवनी बूटी, पेश है ये रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस साल अगर वोटरों के आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार में 59.9% महिलाओं ने वोट किया, जबकि 54.7% पुरुषों ने। पहले भी होता रहा है कि बिहार में महिलाएं ज्यादा वोट करती रही हैं और पिछले कुछ चुनावों में NDA को इससे मदद मिली है। इस बार भी दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग में चूंकि महिला वोटर ज्यादा रही, इसलिए इसी फेज के वोट NDA की जीत में निर्णायक रहे। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में जब पहले चरण का मतदान हुआ था तब 54.4% महिलाओं ने वोटिंग की थी। इस आंकड़े को देखकर NDA ने और आक्रामक रणनीति बनाई और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। परिणाम यह हुआ कि दूसरे चरण के मतदान में 58.8 और तीसरे में 65.5% महिलाएं वोट करने के लिए निकलीं। इसका सीधा फायदा NDA के पक्ष में रहा। महिला वोटरों का NDA के प्रति झुकाव को लेकर यही कयास लगाया जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने छात्राओं के लिए साइकिल वितरण और साल 2016 में शराबबंदी की घोषणा जैसी योजनाओं द्वारा महिला मतदाताओं को मजबूत करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर शराबबंदी का फैसला रहा। बिहार की महिलाओं ने इस फैसले के लिए दबाव बनाया था और यह भी एक फैक्ट है कि महिलाएं नहीं चाहती हैं कि कोई और सरकार आए और शराबबंदी का फैसला सरकारी स्तर पर पलट दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ ही केंद्र सरकार की उज्ज्वला जैसी योजनाएं बिहार की महिलाओं के बीच लोकप्रिय बताई जाती हैं। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव के लिए प्रचार के सिलसिले में अपनी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला वोटरों को केंद्र में रखते हुए बार बार जनधन, नलों में पानी, बिजली, मुफ्त राशन और उज्ज्वला जैसी कई योजनाओं के फायदे गिनाए थे। बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ तक मुफ्त अनाज स्कीम चालू रहने के PM की घोषणा ने भी संजीवनी बूटी का काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और इसी पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं धीरज। जिस तरह से हम जानते हैं कि बिहार में सरकार बनाने की जो तैयारी है वो तेज़ हो गई है, किन बड़े चेहरों पर इस बार फोकस और विश्वास जताया गया, और जिस तरह से हम जानते हैं कि आज NDA के जो घटक दल है उनकी बैठक भी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज जो NDA के जो घटक दल हैं वो चारों दल की बैठक मुख्यमंत्री के आवास पे होगी। हालांकि अभी तक टाइमिंग की जानकारी नहीं मिली है कि यह बैठक कितने बजे से शुरू होगी, लेकिन इतना आज तय है कि एक जो अनौपचारिक बैठक होने वाली है जिसमें VIP, जीतन राम मांझी, भाजपा और जदयू सभी दलों के विधायक और उनके साथ साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष
बैठक के बारे में ऐसा कहा गया है कि विधायक के साथ साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और उसमें जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो पहली बात है, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की कवायद जो है वो तेज होगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीते 2-3 दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार का जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, उस पे कई दिन पे मतलब उस पे कल ही पूर्ण विराम लग गया कि नीतीश कुमार ही मुख्य चेहरा होंगे। जो बीजेपी ने भी इस बात की, जो बीजेपी कार्यालय में भी इस बात की मुहर लगाई गई थी या लोगों में आम चर्चा थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो नीतीश कुमार ही जो मुख्यमंत्री का प्रमुख चेहरा होंगे। अब आगे की जो आज की जो अनौपचारिक बैठक है, उस बैठक में आगे की रणनीति के बारे में ये फैसला किया जाएगा कि जो एनडीए घटक दल के नेता कौन चुने जाएंगे और उसके साथ साथ जो कैबिनेट का जो रेसफल होगा, जो कैबिनेट कब वो उनको रेसफल किया जाएगा और कब जो उसके लिए जो एक बैठक शुरू होगी जिसमें ये तय होगा कि किन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए या किस किस लोगों को कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। कुल मिलाकर आज की जो बैठक है, उस बैठक में अंदर खाने से इस बात को सुलझाने की या इस बात को बैठाने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार जो बनेगी नीतीश कुमार की, उस नीतीश कुमार की सरकार में कौन कौन ऐसे चेहरे होंगे जिनको कि महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। बिल्कुल, तो खास तौर पर कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन पर फोकस रहेगा और खास तौर पर विश्वास जताया जाएगा, जिन्हें शामिल किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। और खास तौर पर आज की जो घटक दलों की बैठक है उस पर रहेगी हमारी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या की। बीते 3 वर्षों से अयोध्या का दीपोत्सव देश दुनिया के पटल पर विशिष्ट पहचान बना चुका है। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के संगम में नहाती अयोध्या आज मुदित है, हर्षित है, क्योंकि उसके भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ है। दिव्य दीपोत्सव के सुनहरे अवसर पर अयोध्या के 24 घाट दिए की रोशनी से जगमगा उठेंगे। राममय अयोध्या अपने दशरथ नंदन के भव्य स्वागत के लिए सजी हुई है, संवरी हुई है, तैयार है। वैश्विक पटल पर विशिष्ट छाप छोड़ती अयोध्या इस दिव्य दीपोत्सव में अपने पूर्व के बनाए कीर्तिमान को भी तोड़ने के लिए बेताब दिख रही है। दिव्य दीपोत्सव के सुनहरे अवसर पर हमने जिस तरह से बताया कि 24 घाट दिए की रोशनी से नहाएंगे और अब की बार दीपोत्सव पर राम की नगरी अयोध्या 5,51,000 दीपों से जगमगाएगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या अपने पहले का ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने में किसी भी तरह की गलती ना हो, इसके लिए इससे संबंधित प्रतिनिधि हर घाट का भौगोलिक सत्यापन कर रहे हैं। और आइए इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। ये कहा जाता है कि हमेशा जब हम राम को भजते हैं, क्यों भजते हैं? क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम होता है। और आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से रघुकुल नंदन की अगर बात की जाए तो दीपोत्सव की भव्य तैयारी है और अपना ही रिकॉर्ड आज तोड़ेगी अयोध्या नगरी। बिल्कुल, जिस तरीके से त्रेता युग से जब वनोगमन और लंका विजय के बाद जो है भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या दीपों से नहाती है, मगन होती है, मुदित होती है। वह अनंत काल से चली आ रही परंपरा आज भी जीवित है। अंतर सिर्फ इतना पड़ा है कि तमाम विवादों में रही अयोध्या आज विवादों से मुक्त होकर के खुले आकाश में अपनी धार्मिक गतिविधियों को संचालित कर रही है। उसके भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, इसलिए अब दीपोत्सव और भी भव्य हुआ है। और इस दीपोत्सव में खास बात यह है कि हर साल अयोध्या अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ती है। पिछले 3-3.5 लाख दीपों के प्रज्वलन के बाद इस बार जो है 5,51,000 दीपों के प्रज्वलन का लक्ष्य रखा गया है। महामारी और संक्रमण काल है, इसलिए एक विशेष इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके भक्ति के रस में अयोध्या पूरी तरह से सराबोर है। सरयू का तट पूरी तरह से यहाँ पर भगवान राम की तमाम सारी चरित्र गाथाओं को संकलित करने के लिए, अपने लोगों भक्तों तक पहुँचाने के लिए तैयार है। घाटों का श्रृंगार किया गया है, मंदिरों का विशेष श्रृंगार किया गया है। पूरी अयोध्या में अगर कहें तो 10 लाख से अधिक दीप जो है जलाने की योजना बनाई गई है। जी बिल्कुल, और सामाजिक सरोकार की एक छटा हम देख पाएंगे अयोध्या में, जिस तरह से सशक्तिकरण की सजीव तस्वीर हम देखेंगे। और साफ तौर पर हमने रिपोर्ट में भी देखा आशुतोष, किस तरह से तमाम जो वॉलंटियर्स हैं जिसमें दिव्यांग जन भी हैं और किस तरह से वो अपना योगदान दे रहे हैं आज के इस उत्सव को उत्तम बनाने के लिए।
बिल्कुल, जिस तरीके से 5.5 लाख दियों का जलाने का लक्ष्य रखा जाता है, उसको जलाने के लिए एक बड़े श्रम और कई सारे हजारों हाथों की जरूरत होती है। और ये हजारों हाथ जो है अयोध्या के विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थियों के रूप में निकल करके आते हैं। उनकी विशेष तौर पर ट्रेनिंग की दी जाती है। और मैंने यहाँ पर देखा कि घाटों पर जो है कल से ही वो दीप रखे जा चुके हैं। इस वक्त भी गतिविधियां जारी हैं। उस दिए में बाती डालना, तेल डालना और वक्त होने पर उसको जलाना, ये एक विशेष महत्वपूर्ण श्रम का और सावधानी का कार्य होता है। और जब मैंने बार बार यह कहा कि जब यह संक्रमण काल है तो उनमें तमाम सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको पालन करना है। और आज दिन भर की गतिविधियों के बारे में अगर हम संक्षिप्त रूप से बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार जो है रामलला मंदिर स्थान पर जो है जाकर के दीपोत्सव करेंगे। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। भव्य यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है, जहाँ पर भगवान राम जो है उनका राज्याभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। और शाम को जो है दीपोत्सव का यह कार्यक्रम होगा। उसके बाद रामचरित से जुड़ी हुई तमाम गाथाओं को लेजर और बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं आशुतोष को मुग्ध कर देने वाला आनंद प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल, तो हम आशुतोष कह सकते हैं कि इस बार की दिवाली अयोध्या वाली। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आशुतोष। आगे भी आपसे इस पूरे खबर पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं आज के एजेंडे में धनतेरस को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। आज धनतेरस है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन आदि की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता रहा है। तो धनतेरस के इस अवसर पर लोग खरीदारी करते हैं और ख़ासतौर पर कोविड काल है तो किस तरह से इस सबको ध्यान में रखते हुए ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मुंबई यानी कि आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात की जाए तो वहाँ से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, हम जानते हैं कि आज धनतेरस है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट के जरिए लोगों को बधाई दी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कोविड काल है और प्रधानमंत्री ने पहले से भी आह्वान किया था कि जब त्यौहार आएंगे तो तमाम एहतियातों को बरतते हुए हमें त्योहारों को मनाना है। किस तरह से बाजारों में लोग कोविड काल को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें कि किस तरीके से आज के दिन पे सोना, चांदी या कोई भी मेटल खरीदने का महत्व है, तो ये सारे जो बड़े दुकान हैं, बर्तन या सोने के दुकान जो इत्यादि हैं, वो तो अभी खुलने बाकी हैं। सब जो साज सजावट हो रही है वो हो रही है, लेकिन जो छोटे छोटे दुकान हैं, जिस तरीके से हमने आकाश कंडील, यहाँ के लैंटर्न्स जो खुद से बनाए हुए हैं, या जो अर्दन पॉट, क्योंकि धारावी में कुंभारवाड़ा है, सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर अर्दन पॉट्स बनते हैं, दिए के, माटी के दिए बनते हैं और वगैरह बनते हैं, वो सारी दुकानें पहले से ही लग चुकी हैं और इनमें जाहिर सी बात है लोगों की खरीदने के लिए काफी ज्यादा भीड़ भी लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है कि आपको अपना ध्यान रखना है, साथ ही लोगों का भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में चूंकि माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक कैंपेन चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सख्त कर दिया गया है कि कोई भी बिना मास्क के नहीं घूमेगा। और कई सारे जगहों पर जहां पे बीएमसी को पता है कि यहाँ पर भीड़ होती है, वहां पर उन्होंने अपने ऑफिशियल्स लगाए हुए हैं कि अगर बिना मास्क के कोई है तो उसे फाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से बाकी सब भी मास्क नहीं उतार रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज काफी रोशनी है मार्केट में। अगर बात कर लें तो लोकल फॉर वोकल की भी एक जो चर्चा प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं, उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, वो भी हमने देखा है कि लोगों से बात करने के बाद में जो खरीदार हैं वो भी काफी अफेक्टेड हैं इस बात को लेके कि चाइना का माल वो नहीं खरीदना चाह रहे हैं किसी भी हाल पे। तो इसीलिए जो लोकल्स बना रहे हैं, कंडील बना रहे हैं या अर्दन पॉट्स बना रहे हैं, जो रंगोली के या जो साथ में हम तोरण लगाते हैं वो भी हैंडमेड उन्हें चाहिए, कोई चाइना का प्रोडक्ट उन्हें नहीं चाहिए। इसके अलावा धनतेरस है तो धनतेरस के दिन पर सोना चांदी तो खरीदा ही जाता है। जो एक्सपर्ट्स हैं, बुलियन एक्सपर्ट्स, उनसे भी बात करने के बाद में ये पता चला है कि थोड़ी सी लोगों में कमी आई हुई है खरीदारी के लिए, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि टोकन होता है वो जरूर खरीदने लोग आज जाएंगे। बिल्कुल, और साफ तौर पर सबसे अहम बात यही है कि जब भी आप खरीदारी करें तो मास्क पहन कर जाएं और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम है उनका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में जो 4 खबरें हमने आपको दिखाई वो करेंगी आपके दिन के रुख को तय। और आज फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।